नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं इस हफ्ते की बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं अगले हफ्ते की पूरी तैयारी। साथ ही शो में हमारे साथ जुड़ते हैं दिग्गज एक्सपर्ट जो आपको देते हैं भरोसेमंद और बिल्कुल सटीक सलाह। इस हफ्ते के बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी 50 लगातार छठे हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ है और जो दबाव बना है वो अदानी एंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयरों ने सबसे ज्यादा बड़ा दबाव बनाया है। निफ्टी अप्रैल 2020 के बाद पहली बार 5 साल से ज्यादा का सबसे लंबा वीकली गिरावट का सिलसिला दर्ज किया है। इस हफ्ते निफ्टी करीब 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। निफ्टी की चाल अगर आज की देखें, हफ्ते के आखिरी दिन की देखें तो 232 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट, सेंसेक्स में 765 अंकों की गिरावट। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट काफी ज्यादा थी, 1 से 1.5%। ये इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टर की बात करें तो रियलिटी जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, 2% से ज्यादा की गिरावट रियल्टी इंडेक्स बंद हुआ। इसके अलावा मेटल्स में भी काफी ज्यादा गिरावट दिखी, ये भी करीब करीब 2% की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है। तो ज्यादातर सेक्टर आज यहां पर कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखे। चलिए अपने मेहमान के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रह सकता है। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हैं, सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरांग सर, क्या लग रहा है इस हफ्ते के आखिरी में आते आते तो गिरावट और भी ज्यादा बढ़ गई, अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रह सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको, लक्ष्मीकांत जी को और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। और देखिए, काफी अहम स्तर टूटे हैं। अब 24,200 और 24,000 पर नजर टिकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल से अगर नतीजों में थोड़ा बहुत सुधार दिखता है, जो कि पहली तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है, तो शायद थोड़ा बहुत सुधार और होने की संभावना है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगातार पिछले मेरे ख्याल से करीबन 2 हफ्तों से बिकवाली हो रही है और स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी। तो क्योंकि अब 24,500 24,400 को नीचे जाकर के हमने बंदी दिया है, तो हो सकता है अगले हफ्ते 24,200 और 24,000 का देने की थोड़ी बहुत तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के सुनहरा मौका बहुत कम मिलता है शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह। हो सकता है कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट और दिखे, लेकिन इसको मौके के तौर पे देखे, ऐसा गौरांग सर को लगता है। और अगले हफ्ते जब वहाँ पे कुछ नतीजों की वजह से भी कहीं पर कुछ एक्शन कुछ चुनिंदा शेयरों में दिख सकता है। लेकिन टेक्निकली कैसा दिख रहा है बाजार के इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, किस तरह की राइटिंग हुई है यहाँ पर, ये समझते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से अगला हफ्ता आपको कैसा दिख रहा है, लक्ष्मीकांत जी? गुड आफ्टरनून बिस्मोहन जी, और गौरांग जी को भी मेरा गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट ने कल के सेशंस में एक अपसाइड का मूव दिखाया था, बट जैसे ही आज सवेरा हुआ तो हमें सुबह से ही वीकनेस देखने को मिली है और मार्केट ने अपने जो कल का जो लो था 24,340 उसके नीचे भी फिसलता हुआ हमें देखने को मिला है मार्केट। तो जो कल का जो पूरा गेन था वो पूरा का पूरा मार्केट ने आज दे दिया है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। अब जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 24,200 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पर 50 वीक मूविंग एवरेजेस है। और 24,200 के लेवल अगर टूटते हैं तो देन हमें निफ्टी तो अपने 200 डीएमए लेवल तक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जो जिसकी जो लेवल्स हैं वो है 24,000। अप साइड की ओर जो रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल 24,600 के आसपास है, और जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी अपने 100 डीएमए लेवल्स को रिटेस्ट कर लिया है, जो कि 54,900 के आसपास था, और एक लॉन्ग बेरिश कैंडल का वहां पर फॉर्मेशन हुआ है। तो वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज एसबीआई की वजह से थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था बैंक निफ्टी पर जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट लग रहे हैं। 54,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलती है तो जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो 54,400 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप साइड के रेजिस्टेंस
55,700 से लेकर 56,000 तक देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता दें कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा जो फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। चलिए अब अपने दर्शकों को भी शामिल करते हैं, एक एक करके उनके सवाल भी लेते हैं। अथर्व हैं पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। ओएनजीसी के इनके पास 100 शेयर है, 235 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है। गौरांग सर क्या करना चाहिए? ओएनजीसी में 235 की खरीदारी है, उनको मामूली लॉस हो रहा है, उनके खरीद भाव के आसपास ही है मार्केट प्राइस, क्या करें? देखिए, मामूली नुकसान इस प्रकार के बाजार में होना अनिवार्य है या थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान होना भी अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण है कि इनका नजरिया किस प्रकार का है। अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिए ओएनजीसी में निवेश किया है तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से भारत सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा है, खास करके एक्सप्लोरेशन क्षेत्रों पर, जहां पर ओएनजीसी और गेल और रिलायंस जैसी कंपनियां, उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आने वाले भविष्य में। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो छोटा मोटा नुकसान को ज्यादा इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बने रहे लंबी अवधि के लिए। ओके, लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं, ये ध्यान, इस उथल पुथल पे ध्यान ना दे। रमेश चंद्र हैं अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। नेशनल फर्टिलाइजर के 2100 शेयर इन्होंने खरीद रखा है 104 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी इनको नेशनल फर्टिलाइजर में? जी, यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर में तो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। अभी अपने ये 20 और 50 डीएमए के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट हल्के से बुलिश ही है, तो हमें लगता है कि इनको होल्ड रखना चाहिए। 80 रुपीज स्टॉप लॉस ये लगा के चले, जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक हमें एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। 112 के ऊपर अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। उस दौरान ये स्टॉक फिर 135 140 तक के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, बट उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। तो 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एनएफएल को होल्ड कर सकते हैं आप। आने वाले समय में 130 135 तक भी जाने की संभावना है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, तन्मय हैं मुंबई से। टाटा मोटर्स के 120 शेयर हैं इनके पास, 412 रुपए की खरीद भाव है। इतनी गिरावट के बाद भी अभी भी ये मुनाफे में हैं। 633 रुपए के आसपास आज की क्लोजिंग प्राइस है टाटा मोटर्स की। गौरांग सर क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में इनको? तो देखिए, अगर इन्होंने 412 में खरीदारी करी है तो तन्मय जी ने 1100 के भी भाव आते हुए देखे होंगे, क्योंकि ये खरीद मेरे ख्याल से काफी समय पहले की खरीद मुझे लग रही है। भाव देख करके मैं ये अनुमान लगा रहा हूं। जब आपने 412 में लिया और अगर आपने 1100 1200 के भाव देखे तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा समेटने का भी आपको प्रयास करना था, लेकिन आपने किया नहीं और आप सूरत हाल के 630 33 पर आकर के खड़ा हो गया। तो लंबी अवधि का नजरिया मैं मान के चलता हूं, इनका प्रश्न है तो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। हमारी रिसर्च टीम से खरीदारी की राय है। एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं 15 सेकंड में। जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके समक्ष रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी प्रकार से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो ये सलाह है टाटा मोटर्स को लेकर। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शरद हैं, अदानी ग्रीन के 40 शेयर हैं इनके पास 1140 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए? शर्म का नजरिया है लक्ष्मीकांत जी। अदानी ग्रीन आज के सत्र में तो कमजोर था, कल भी काफी गिरावट थी, आज भी 2.5% की गिरावट थी। क्या लग रहा है इनको नुकसान हो रहा है, बने रहना चाहिए अदानी ग्रीन में? जैसा कि आपने बताया इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो डेली और वीकली के चार्ट्स पे तो बेरिश सेंटिमेंट ये दिखाई दे रहे हैं। इवन वीकली के चार्ट्स पर यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है और ये स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ से एग्जिट होना चाहिए और किसी दूसरे स्टॉक्स में इनको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो बेरिश दिखाई दे रहे हैं। और जब तक ये स्टॉक 950 फॉलोड बाय 970 के नीचे रहता है तब तक इसमें बेरिश सेंटिमेंट बना रह सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें और नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 850 का है। 50 आपको नियर टर्म का सपोर्ट लग रहा है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ पराग हैं। पीएफसी के 57 शेयर हैं इनके पास 423 रुपए के भाव पर। गौरांग सर 423 बाइंग प्राइस है पीएफसी, क्या करें? देखिए,
विस्तृत रूप से ज्यादा तो मैं खरीदारी करने की, बने रहने की या बेचने की राय तो नहीं दे सकूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कवरेज नहीं है। लेकिन सरकारी कंपनी है, पिछले 2 साल में इसने काफी कुछ बेहतर नतीजे लाते हुए अपने शेयर के दामों में इजाफे देखे हैं। और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वित्तीय सहायता करती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम हुआ करता था, अब इसका पीएफसी नाम है। सक्षम और मजबूत कंपनी है। राहुल सिंह हैं अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 71 शेयर हैं इनके पास 254 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर? आपकी राय लक्ष्मीकांत जी क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा में जो हमारी राय है, पॉजिटिव की ही राय है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये स्टॉक अपने बेस लेवल के ऊपर ही टिका हुआ है। तो सेंटिमेंट अपसाइड के ही दिखाई दे रहे हैं। फ्रेश बाइंग मोमेंटम का ट्रिगर 250 के ऊपर है। 250 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हमें 270 275 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल हमें लगता है कि जब तक स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो 224 के ऊपर रहता है, तब तक तेजी बनी रह सकती है। तो इनको भी 224 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 250 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम और बढ़ेगा, 270 275 तक भी जाने की संभावना लग रही है। प्रणव झा है, एलएनटी के 25 शेयर हैं इनके पास 3422 रुपए के भाव पर। गौरांग सर, क्या करना चाहिए एलएनटी में? अगर लंबी अवधि का निवेश है तो निश्चिंत होकर के बने रहे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि शेयर की संख्या केवल मात्र 25 है, तो इनके पास अगर निवेश लायक पूंजी है, आने वाले भविष्य में लंबी अवधि के लिए अगर पूंजी इनके पास आती है, तो मैं और जोड़ने की राय दूंगा। आप जोड़ सकते हैं और लंबी अवधि के निवेशक है, इसलिए आप बने रह सकते हैं। अतुल शाह हैं, एचडीएफसी बैंक के इनके पास 13 शेयर है 1765 रुपए के भाव पर, अभी फायदे में है। क्या करना चाहिए यहाँ पर गौरांग सर एचडीएफसी बैंक में? ये भी एक सक्षम और मजबूत निजी क्षेत्र की बैंक, विलय के पश्चात थोड़ी बहुत चिंता के कारण नजर आ रहे थे जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ, लेकिन अब वो इतिहास हो चुका है। जिस प्रकार के नतीजे आए, खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से कुछ 2100 या 2200 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ अनंत जैन हैं, पेटीएम के 26 शेयर हैं इनके पास 1128 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी पेटीएम में? हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्या करें, होल्ड करें या निकल जाए पेटीएम से? पेटीएम को तो होल्ड करना चाहिए। अभी भी स्टॉक अपनी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, 20 में का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इसमें होल्ड करके चला जा सकता है। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 990। सो 990 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें तेजी बनी रह सकती है। अभी फिलहाल के अगर हम पिछले सेशन देखें तो वहां पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। बट जैसे ही ये स्टॉक अपने 1110 के लेवल को पार करता है तो फिर से अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करेगा। वहां से फिर हम 1200 के भी लेवल्स पेटीएम में देख सकते हैं। 100 तक का आपका टारगेट आप यहाँ पे दिख रहे हैं। 1110 के ऊपर जैसे ही निकलता है ये तेजी और बढ़ेगी और फिर 1200 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से पेटीएम में यहाँ पर दी गई है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक अक्षय राय हैं, बायोकॉन के 210 शेयर हैं इनके पास 320 रुपए के भाव पर। गौरांग सर, क्या करना चाहिए बायोकॉन में? 320 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है, करेंट मार्केट प्राइस से 343 रुपए का फायदे में है, 5000 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है। बने रहें बायोकॉन में? अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। मेरे ख्याल से काफी कुछ तकलीफें थी बायोकॉन में अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर के और कुछ दिक्कतों को लेकर के, लेकिन अब वो धीरे धीरे सुधरते हुए आसार नजर आ रहे हैं। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं बायोकॉन में। लेकिन चलिए अगले हफ्ते कौन कौन सा ऐसे ट्रिगर है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए ये आपको बता देते हैं। बाजार के लिए जो अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स है तो सोमवार से शुरुआत करते हैं। तो एमपी के म्यूचुअल फंड्स के और एसआईपी के आंकड़े आने वाले हैं। ये काफ़ी अहम डेटा है, इससे ट्रेंड पता चलेगा कि बाजार में किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिटेल निवेशकों का रुझान किस तरह का है, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोडा डेवलपर्स के बोर्ड की पूंजी जुटाने पर विचार करने के लिए एक बैठक है। और साथ ही एक और खबर है, जियो फाइनेंशियल्स का शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। तो ये एक
12 अगस्त के लिए यानी सोमवार को लेकर ये खबर है। 12 अगस्त की अगर बात करें तो निफ्टी में बचे हुए 3 नतीजे, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल और ओएनजीसी, इन तीनों के नतीजे 12 अगस्त को आएंगे। 12 अगस्त को ही आईसीआईसी बैंक, रिट्स, ग्रासिम में एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। साथ ही सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। अमेरिका में भी रिटेल महंगाई दर के आंकड़े 12 अगस्त को ही आएंगे और ओपेक की मंथली वार रिपोर्ट भी बाजार में रहेगी, तो इस पर भी बाजार यहां पर नजर रखेगा। तो ये कुछ अहम डेटा है जिस पर अगले हफ्ते बाजार की नजर रहेगी। चलिए अब मंगलवार के बाद अब देख लेते हैं कि बुधवार को किस डेटा पर और किस नंबर पर नजर रहेगी। तो बुधवार को हालांकि कुछ अहम डेटा नहीं है। 15 अगस्त को भारतीय बाजार इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बंद है। चीन और यूएस की रिटेल बिक्री के जो नंबर्स है वो भी 15 अगस्त को ही आएंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी यूएस के आएंगे 15 अगस्त को। तो ये कुछ डेटा है अगले हफ्ते के लिहाज से। चलिए लौटते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। कुछ और सवाल है हमारे दर्शक के, वो ले लेते हैं, फिर हम आपसे आपकी कॉल्स लेंगे। अगले दर्शक है, उन्होंने हीरो मोटो पर सवाल पूछा है कि हीरो मोटो में क्या करना चाहिए। गौरांग सर, क्या करना चाहिए हीरो मोटो कॉर्प में, क्या राय है आपकी सर? देखिए थे और लंबे समय बाद हमने सुधार होते हुए देखा हीरो मोटो कॉर्प में, और खरीदारी की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 5,800 के पार के हैं हीरो मोटो कॉर्प। अगले दर्शक है नितेश हैं, बीएसई के 105 शेयर हैं इनके पास, 2,830 के भाव पर 4 महीने होल्ड कर सकते हैं। बताइए क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी बीएसई में? काफी समय से एक साइडवेज मोमेंटम के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अपसाइड का रेजिस्टेंस है वो 2650 के आसपास है, तो उसके ऊपर अगर निकलेगा तभी इस पे तेजी आएगी। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 2280 के आसपास है, तो जब तक बीएसई 2280 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल 2280 के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। 2650 के अगर स्तर टूटते हैं तो फिर से इसमें तेजी देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद हमें 2800 तक के भी लेवल्स हम देख पाएंगे बीएसई में। ये सलाह है आपकी तरफ से। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ कंचन झा हैं, अदानी ग्रीन के 30 शेयर हैं इनके पास 1,000 रुपए के भाव पर। लक्ष्मीकांत जी ने अदानी ग्रीन पर अपनी राय दे दी थी। गौरांग सर, आपकी राय क्या है अदानी ग्रीन पर? देखिए ये क्षेत्र जो है क्लीन ग्रीन एनर्जी का पसंद आता है, लेकिन अडानी ग्रीन पर कवरेज न होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब अगले आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट की, मार्केट की महारथी की। चलिए अपने इस खास सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक में वीआईपी शेयर जाने का वक्त हो चुका है। सबसे पहले गौरांग सर आपके पास आ रहा हूं, आपकी वीआईपी शेयर आज क्या है सर? तो लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 2 विकल्प है। एक है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी टोरेंट पावर, लंबी अवधि के लिए 1,630 के लक्ष्यांक है अनुमानित, और दूसरी कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1,890 के पार के। तो 2 टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है। लक्ष्मीकांत जी आपके लिए तो काफी मुश्किल होगा क्योंकि आप चार्ट के को देखकर देते हैं और बाजार काफी कमजोर वीक दिख रहा है। क्या लग रहा है आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक कुछ है क्या? अभी फिलहाल आज के लिए कोई भी वीआईपी शेयर नहीं है हमारी साइड से, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। अगर मंडे को एक स्पाइक होता है 24,200 या 24,000 के आसपास, तो वहां से पुल बैक मूव आने की भी उम्मीद है। तो इसलिए अभी शॉर्ट को भी अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग को भी अवॉइड करना चाहिए। मंडे के सेशंस में फिर जैसी भी स्टेबिलिटी आएगी और हमारा फिर से आना होगा आपके किसी भी शो में, तो डेफिनेटली वहां पे जो भी रिकमेंडेशन होंगे हम आपके दर्शकों को देंगे। बिल्कुल सही बात है। वीकेंड पे आप इस तरह से अभी नहीं तय करना चाह रहे हैं क्योंकि कई सारे अनाउंसमेंट होते हैं और ट्रम्प के बयान भी आते हैं, ट्वीट भी आते हैं, तो उसके आधार पर ही बाजार की चाल आगे दिखेगी। तो उससे पहले आप अगले हफ्ते ही तय करना चाहेंगे। शुक्रिया गौरांग सर आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका। जाने से पहले गौरांग सर डिस्क्लेमर क्या देना चाहेंगे सर? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर तो यही है कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखी है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया सर। लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर, जो भी राय आपने दी है शो में, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? ये जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने आज चर्चा की है उस मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिंग निवेश है वहाँ पर। हालांकि मेरे यस बैंक के या यस सिक्योरिटी लिमिटेड के क्लाइंट्स का निवेश हो सकता है वहाँ। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, तो बाजार इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही, और अगले हफ्ते के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मदद मिल गई होगी। ये गाइड किया हमारे मेहमानों ने कि अगले हफ्ते आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ मौके उन्हें दिख रहे हैं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ पे चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।